हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के लेक्चर जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आज हम रिवीजन करने वाले हैं बच्चों ओनली 10 मिनट में। बट मुझे नहीं लगता है कि 10 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, लेकिन बच्चों जो बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आगे वीडियो बनानी है तो बेटा अभी तो ये 10 मिनट का रिवीजन चलेगा, लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद बेटा आपके लिए अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए इसका वन शॉट तो वो भी हम आपको के लिए बना देंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट है ये है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चैप्टर का नेम ही इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या बेटा, एनर्जी का फॉर्म है दैट रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, है ना। कि इलेक्ट्रॉन का मोशन है बेटा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, मोशन कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। बात समझ में आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपके पास इमेज दिख रही होगी, तो ये बड़े बड़े पोल्स होते हैं और इनमें से क्या होता है, करंट फ्लो होते रहता है ना। तो यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसी के बारे में तो पढ़ना है। कहीं ना कहीं मेन बात होगी हमारे पास, जो बात करने वाले हैं वो होगी बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात होगी कि इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है। तो बेटा अगर आप चार्ज की बात करें, है ना, अगर आप किसकी बात करें, चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो चार्ज क्या होता है बच्चा, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे और छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, और छोटी यूनिट होती है, बट बेटा वो आपके पास देखेंगे तो फंडामेंटल फॉर्म में नहीं होता, फंडामेंटल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या बात पता होनी चाहिए। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चल गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या अपने पास फंडामेंटल यूनिट है किसी भी एटम की, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चार्ज क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे जो आपके पास गिवन है, बट इससे पहले एक बात आपको और पता होनी चाहिए। जो चार्ज होता है, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज को आप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू बहुत से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप कैपिटल क्यू या तो आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज को। ठीक है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट की अगर बात करूं तो एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम। कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलम क्या होता है, कैपिटल सी, है ना। तो हमको याद रखनी है सर, इसकी एसआई यूनिट होती है ना। अब एक बात अगर बात करूं बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एटम दिया गया है। एटम में टू टाइप के चार्ज है, देखेंगे आप तो देखो ये न्यूक्लियाई है। इस न्यूक्लियाई में क्या है बेटा, आपके पास प्रोटॉन्स है ना, पॉजिटिव चार्ज है। और देखोगे ये जो आउटर सेल्स है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो देखो जो ये आपके पास न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में जो आपके पास क्या दिए गए हैं बेटा, चार्ज दिए गए हैं, वो पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो ये आपके पास ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिटल्स में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि जो आउटर सेल होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी जो नेगेटिव चार्ज होंगे। अब नेगेटिव चार्ज क्या है सर, इलेक्ट्रॉन होंगे। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग ये है बेटा कि आपको ये बात याद रखनी है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और देखोगे आप न्यूक्लियाई में तो क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन्स होंगे। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। वैसे आप केमिस्ट्री में इन बातों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा अपने पास जो प्रोटॉन होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स है ये क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा गया है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो एरो के साइन दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये एरो के साइन क्या बता रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होती है, आउटसाइड होती है ना। और इसमें क्या होती है बेटा, टू वर्ड्स होती है, क्लियर है। इसमें क्या होती है, टू वर्ड्स होती है, आपको याद रखना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकलेगी और यहां से क्या आएगी, आएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, ये अवे फ्रॉम चार्ज है बेटा। ठीक है, यानी इससे दूर जा रही होगी और इसमें आ रही होगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब टू टाइप के चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ, एक बात और समझ लीजिए सर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेट्रॉन, यानी सॉरी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अपने को याद रखना है सर, न्यूट्रॉन पर देखो, अभी सबसे पहले न्यूट्रॉन कहाँ ले लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वैल्यू बेटा याद रखिएगा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन पे चार्ज बात करूं तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे जो वैल्यू होती है बेटा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। आप बात कर सकते हैं सर ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात इतनी सी याद रखना है। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, क्या मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और जो प्रोटॉन पे चार्ज है, अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एंड प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? सेम होता है। हाँ, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन बेटा पे कोई चार्ज नहीं होता, नल चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। हाँ, इनके मासेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? तो प्रोटॉन का मास होता है बेटा आप लोगों के पास प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना होता है? 27, है ना। कितना होता है? आपके पास कितना होता है बेटा? -27 kg होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें तो 9 पॉइंट कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? इंटू 10⁻⁻ कितना होता है आप लोगों के पास? -31 kg, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसका मतलब है कि बेटा आप लोगों के पास टू टाइप के चार्ज है तो इसमें कुछ ना कुछ लॉ होंगे, कुछ ना कुछ लॉ होंगे। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा था, क्या सीखा था? ग्रेविटेशन, है ना, कि जितने भी मासेस है एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं बेटा? कुछ चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और कुछ चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोलता है बेटा? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक चार्ज है बेटा, अगर बेटा याद रखिएगा लड़के लड़के हैं तो रिपल करेंगे, है ना, गर्ल गर्ल है तो दोनों रिपल करेगी, लेकिन गर्ल और बॉय है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे बेटा, है ना। अट्रैक्शन होता है ना एक प्रकार से। तो वही वाली बात कर रहे हैं बेटा कि आपके पास अपोजिट चार्ज होंगे, है ना, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होंगे बेटा? अट्रैक्ट होंगे, और जो सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे बेटा, रिपल करेंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, रिपल कर जाएंगे। और जो अनलाइक चार्ज है बेटा वो क्या करेंगे बेटा? आप लोगों के पास अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? पास खींचेंगे, है ना, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है? जितना भी चार्ज होता है किसी भी एटम में, जितना भी चार्ज होगा, जो भी क्यू चार्ज होगा प्यारे बच्चों, ये क्यू चार्ज क्या होगा? ये क्यू चार्ज जो आपके पास फंडामेंटल चार्ज होता है उसका क्या होता है बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। उसके क्या होता है बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी Q इज इक्वल टू एनी। Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एनी होता है। वेयर याद रखिएगा, वेयर एन इट इज इक्वल टू क्या होगा? +or-1 +or-2 +or-3 एंड सो ऑन। इस बात को याद रखिए, ठीक है। E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू अभी बताए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर दिया गया भी आप लोगों के पास एलिमेंट्री चार्ज E है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एंड इंटीजर आपके पास गिवन है, ये इंटीजर है। इंटीजर की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि -2 -1 0, ये बेटा 1 होना चाहिए, है ना, ये 1 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? ये 1 होना चाहिए, ये 1, और इसके बाद ये कितना है? 2 है। ये आपके पास क्या बेटा? इंटीजर्स है। क्लियर है बच्चों? हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूं कि आप देखेंगे, सिंपल सी बात याद रखिएगा बेटा, आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो सिंपल सी बात अपने को यहाँ पर याद रखनी है अपने को कि बेटा 1 कूलम चार्ज, दिस मीन्स Q की वैल्यू आपके पास गिवन है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। एंड E की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा हमको N की वैल्यू देखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? N इट इज इक्वल टू Q अपॉन E। अब जब वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। बेटा N की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे तो 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। ये बात को याद रखिएगा।
क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके बाद क्या देख रहे हैं बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर देख रहे हैं कि ये कंडक्टर क्या होगा, कि ये कंडक्टर क्या होगा और इंसुलेटर क्या होगा। भाई कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, इजीली फ्लो होने देते हैं। या मैं कह सकता हूं कि सर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे मेटल है ना, ऐसे मेटल होते हैं जिनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंडक्टर है। और जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने को याद रखिए, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर है। जो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देते वो क्या हो जाएगा बेटा, इंसुलेटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एग्जांपल दिए गए, गोल्ड, स्टील, कॉपर, ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, ये कंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें बेटा, वुड है, डायमंड है, ग्लास है, ये अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, तो बेटा ये अपने पास क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर समझते हैं तो भाई एक बात याद रखिएगा कि अगर इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, तो आपको जितना वर्क डन करना होता है बेटा, जितना वर्क डन करना होता है वही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वह एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक आप किसी भी क्या करेंगे, यूनिट चार्ज को लेकर के आएंगे, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा बेटा वो पोटेंशियल क्या होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कही गई है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो नोन एज वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, या 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। ठीक है, ये बात है, ये बात डेफिनेशन आपके पास दी गई है। इसका मतलब है कि ये सर्किट है, इस सर्किट का एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया सपोज, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होने वाला है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देख पा रहे होंगे कि सर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। V इज इक्वल टू कितना है, W अपॉन क्यू है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो अब इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। क्या हम इसे बोल सकते हैं, क्या हम इसे बोल सकते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज। क्या ये बात बोल सकते हैं हम लोग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो वर्क डन अपॉन चार्ज होने वाला है, इस फॉर्मूले से। हाँ, यहां पर याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, SI यूनिट अगर देखते हैं तो ऐसा यूनिट क्या होगा मेरे बच्चों, तो वर्क है मतलब जूल हो जाएगा, अपॉन चार्ज है मतलब जूल पर कूलम। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल पर कूलम। या याद रखिएगा बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओल्ट भी बोलते हैं। तो इसका अदर ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, ओल्ट भी होता है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। तो चलिए अब एक नया वर्ड मिल रहा है हमको, ओल्ट मीटर। अब क्या मिल रहा है बेटा, ओल्ट मीटर। एक्चुअल में ओल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। लिखा हुआ भी यहां पर देख सकते हैं कि अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वोल्ट मीटर हो जाएगा। यानी कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, वोल्ट मीटर बोलेंगे। वोल्ट मीटर का आपके पास डायग्राम गिवन है, देखिए यहाँ पर 0 है, 5 है, ये 10 है। एक्चुअल में ऐसा वोल्ट मीटर अब लैब में नहीं देखने को मिलता है। वोल्ट मीटर का अदर डायग्राम, कुछ और डायग्राम आपने को देखने को मिलता है, जो आप कभी लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वोल्ट मीटर कैसा होगा। अभी हम एमीटर बताने वाले हैं, उसमें दिख जाएगा आप लोगों को। सेम वोल्ट मीटर वैसे ही होता है। हाँ ठीक है, वोल्ट मीटर का अगर रजिस्टेंस की बात करें, यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि किसके, आइडियल है ना, आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा बेटा, तो ये होता है 0। कितना होता है बच्चा, 0। इस बात को याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा बेटा, 0। इस बात को याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या आ गया मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट को हम समझा चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की अगर सिंपल सी बात करें,
इलेक्ट्रिक करंट की हम सिंपल सी बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, कि अगर मैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं, द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर डेफिनेशन दी गई है, क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल थ्रू अ कंडक्टर और एम्प्टी स्पेस, इस कैन बी मेजर्ड इन एम्पियर। ओके, जिसे हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। ओके, यानी कि मैं कहीं ना कहीं बात बोलूं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझना, जो इलेक्ट्रिक जो आपके पास चार्ज करंट होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा यहां पर यूनिट टाइम। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बता दीजिए, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को टी से। तो बच्चा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मिलता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मिलता है। तो याद रखिएगा, इसकी ऐसा यूनिट देखोगे आप तो कूलम पर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा, या इसी बोलते बेटा एम्पियर। क्या बोलते बेटा, एम्पियर। देखो एम्पियर लिखा हुआ है और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट भी करते हैं। तो इसकी ये ऐसा यूनिट होती है प्यारे बच्चों। देखो यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा। अब सर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा होगा, ये तो सर हाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा रहा है और ये करंट फ्लो दिखा रहा है। सर क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल नहीं होता, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो सकता है। ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आपके पास बैटरी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं तो बैटरी में क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, अभी हम फ्लो ऑफ चार्ज बताएंगे या फ्लो ऑफ करंट बताएंगे इन अ सर्किट, अभी आपको समझ में आने वाला है, आगे ध्यान से देखिएगा, वो अच्छा डायग्राम है, इसमें उतने अच्छे समझ में नहीं आने वाला, तो इसको छोड़ कर चल रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई बच्चा, क्या इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एमीटर का कंसेप्ट है, हेडिंग नहीं दिख पा रही है लेकिन चलिए ठीक कोई बात नहीं, एमीटर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो एमीटर क्या है, ध्यान से देखिएगा, एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। कहीं ना कहीं एमीटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को मेजर करता है। किसकी वैल्यू को मेजर करता है बच्चा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर का डायग्राम ऐसे बनता है आपके पास, या देखेंगे तो एमीटर ऐसे होता है, लेब में देखेंगे तो ये चलता है। ओल्ट मीटर की अगर बात करो तो ओल्ट मीटर में वी लिखा रहता है, बस सिंपल सी बात, इतनी बात अपने को याद रखनी है। क्लियर है बेटा। हाँ, दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा इसका, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस याद रखिएगा आप कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे हमने ओल्ड मीटर की बात किए थे तो ओल्ड मीटर का जो रेजिस्टेंस था बेटा वो 0 था, लेकिन इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। चलिए, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, कहीं ना कहीं ये आप देख पाएंगे बच्चों, कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे कि बेटा ये आप लोगों के पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर को थोड़ा उसने बड़ा बना के बताया कि आपको समझाने के लिए कि कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, सेल नहीं है, है ना, बैटरी है, ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि जो बैटरी लगी होती है तो ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होने वाला है। तो भैया ये नेगेटिव, देखो बैटरी का ही नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये क्या होंगे, रिपल करेंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। देखो इलेक्ट्रॉन भाग भी रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में एरो का सिंबल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का डायरेक्शन बेटा ये हो जाता है, सर प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ऐसा बताते हैं, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में प्रोटॉन का कोई मोशन नहीं होता, है ना, आप कंफ्यूज मत हुइए, प्रोटॉन को कोई मोशन नहीं होता, बिकॉज प्रोटॉन का मास इतना ज्यादा होता है कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण है। बात समझ में आ रही है। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। चलो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, करंट फ्लो होने वाला है। क्या हो जाएगा, करंट। यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, करंट। तो भैया अब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो प्रोटॉन ऐसे चल रहा होगा, और प्रोटॉन की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन है। समझाने का तरीका यह है इसका। क्या बात समझ में आ रही है। हाँ भैया ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे, देखो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज दिया गया है, देखो क्या बोलता है आपके पास कन्वेंशनल करंट फ्लो, देखो कन्वेंशनल करंट फ्लो भी दे दिया गया आप लोगों के पास।
उसके बाद याद रखिएगा बेटा, ये आपके पास पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया आपके पास इलेक्ट्रिक सिंबल आर, क्या बोलता है आपके पास, सर्किट सिंबल्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर बात करें सेल, तो ये सेल है बेटा, सेल का इलेक्ट्रिक सिंबल ऐसे होता है। बैटरी है, बैटरी का ऐसे होता है। अभी जस्ट पहले बताया था मैंने कि ये बैटरी है, सेल नहीं है, ठीक है। हाँ, यही बात बता दी गई है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अगर कनेक्टिंग वायर की बात करें तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल ऐसे होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और वायर ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे दिखाएगा। अगर वायर क्रॉस कर रहा होगा, एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, तो ज्वाइन नहीं करेगा तो बेटा ऐसे दिखाएगा। कैसे दिखाएगा प्यारे बच्चों, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो, फिक्स्ड रेजिस्टेंस जो होता है उसका ऐसे दिखाता है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए क्या बनाएंगे, देखो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का ऐसे सिंबल बनेगा। लेकिन अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल में एरो का साइन लग जाता है ऐसे, ठीक। उसके बाद देखेंगे बेटा एमीटर है। उसके बाद देखेंगे बेटा ये वोल्टमीटर दिया गया, एमीटर का सिंबल ऐसा, वोल्टमीटर का सिंबल ऐसे। हाँ, अगर बेटा ओपन स्विच की बात करें तो ओपन स्विच ऐसी होती है, और क्लोज स्विच का बात करें तो बेटा क्लोज स्विच का सिंबल ऐसे होता है, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, और गैल्वेनोमीटर का सिंबल आपको दिया ही है। बात समझ में आ गई, इनको याद रख लीजिएगा, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओम्स लॉ। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप देख पा ही रहे होंगे। तो इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, RI, वेयर R इज अ कांस्टेंट, या R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो आपको बात दी गई है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपको सिंबल भी दिख रहा होगा, देखो रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे बनाए जाते हैं दिख रहा होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या होने वाला है कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में देखो क्या बोलता है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, प्रतिरोध है ना, यानी कि ये करंट को रोकने वाला। यानी कि बेटा कि अगर करंट को फ्लो होने के लिए जो रोक रहा है वायर में, जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ रोडों में ब्रेकर लगे होते हैं कि नहीं, तो हमारी स्पीड को कम करते हैं ना। हाँ, वैसे करंट की स्पीड को कम करने वाला है, करंट को रोकने वाला जो क्या हो जाएगा बेटा, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। कैसे कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, देखो R इज इक्वल टू, अगर I को ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा, V अपॉन I होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके बाद है फैक्टर ऑन विच क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए बच्चों। अब इसमें दो बातें दी गई है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सॉरी तीन बातें दी गई है। पहला है मटेरियल ऑफ वायर, कि वायर का मटेरियल कैसा है, कि वायर का मटेरियल कैसा है। दूसरा उसके बाद लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर भी ध्यान देनी पड़ेगी हमको। और तीसरी बात आएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात होगा कि मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि इसका मटेरियल कैसा है। अब वायर का मटेरियल कोई अगर कॉपर का बना है, कोई एल्यूमिनियम का बना है ना, कोई सिल्वर का बना है वायर, तो वायर के मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात, लेंथ की अगर बात करें तो भाई लेंथ पर भी तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी भैया, लेंथ होगी तो क्या होगा कि लेंथ होगी तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। इसका मतलब याद रखिए कि अगर L इंक्रीज होगा बेटा तो R भी इंक्रीज होगा, L डिक्रीज होगा तो R भी डिक्रीज होगा। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर बात करें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A है। इसका मतलब क्या बेटा, R अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो बेटा ये डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होती है प्यारे बच्चों, तो रजिस्टिविटी होती है रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टेंस की। किसका रेसिप्रोकल होती है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस की होती है। ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम R जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन किसके बच्चा, A के। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दूं तो इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, रो L अपॉन A लग जाएगा। अगर हम रो फाइंड आउट करें तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A को ट्रांसफर करेंगे है ना, L को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा R A अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, L हो जाएगा।
तो ये रो का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये किसका फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों? रो का। और जहां ये रो है यही क्या है आपके पास? रजिस्टिविटी है। क्या है प्यारे बच्चों? रजिस्टिविटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है प्यारे बच्चों। तो भाई रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? कंबाइन कर सकते हैं। कौन कौन सा प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, कौन कौन सा? तो पहला होगा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऊपर देख रहे हैं, पहले देखो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है। तो याद रखिएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ऐसे अगर सेम दिए गए आगे तक सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है। क्या इतनी बातें पता होगी? सर 3 है तो 3 ही लिखेंगे, अगर n टाइम है तो n टाइम लिखो, 10 है तो 10 टाइम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद आ गया आपके पास सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट। अब देखो, सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट की बात करें तो ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, और अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब देखेंगे ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर सीरीज सर्किट के बारे में लिखा है, यहाँ पैरेलल सर्किट के बारे में लिखा है। ये सब चीजों को आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या होता है ध्यान से देखिए, ये लीनियर पाथवे होता है, वोल्टेज क्या बोलता है डिवाइड्स होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है आपके पास, लेज रिलायबल होता है, आपके पास हॉलीडे लाइट्स होती है, ठीक है। इतनी सारी बातें दी गई है। पर एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं एक बात बता दूं कि आपके जो होम में जो सर्किट यूज किया जाता है, उस सर्किट में पूरा का पूरा अगर बात करें तो बेटा क्या होता है आपके पास, पैरेलल का यूज करते हैं, यानी पैरेलल सर्किट यूज किया जाता है, सीरीज नहीं। सीरीज क्यों नहीं? अगर मान लिया जाए एक अगर आपके पास बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो ये जलने वाले बिल्कुल नहीं है। या अगर मुझे एक को ऑन करना है तो बाकी पूरे के पूरे ऑन होंगे, है ना। तो इसलिए हमको इसको भी ऑन नहीं करना, इसको भी ऑन नहीं करना, इसको ऑन करना, तो फिर खत्म बात हो जाएगी, तीनों ऑन होंगे भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखेंगे आप इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन सर्किट, इट्स मेजर्ड इन वॉट्स। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, सिंपल सी बात बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक की जो पावर होती है बच्चा, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो कहीं ना कहीं वर्क अपॉन क्या होती है बच्चा, टाइम। यानी वर्क और टाइम का रेशियो जो होता है वो बेटा पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो बेटा इसका सेकंड यूनिट देखेंगे तो ये क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, और इसकी वाट होती है। वाट लगा दूंगा तेरी, क्या होती है बेटा, वाट, है ना। आपने देखा होगा बल्ब भी लिखा रहता है कि 100 वाट का है, 7 वाट का है, 3 वाट का है, 4 वाट का है, 0 वाट का, है ना। क्या होता है 0 वाट का, आपने पढ़े हो कि नहीं, 440 वाट, है ना। वोल्ट बोलता है, 440 वोल्ट का झटका, है ना। और यहाँ पर तो क्या है, वाट है, वाट लगा देंगे तेरी वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, पावर इक्वेशन है भाई। पावर इक्वेशन सर क्या है, सर पावर अगर निकालना चाहते हैं तो पावर क्या दिया गया आपके पास, 3 पावर्स इक्वेशन है आपके पास। क्या होती है बेटा, P इज इक्वल टू आई इंटू वी, आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। एक होता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास, वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेकंड क्या, थर्ड क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसका डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी आप लोगों को ये नॉलेज में रखना है कि ये फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है बेटा, है ना, ये रिवीजन क्लास है, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, पावर का इक्वेशन होते हैं, इनको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें भाई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूं बेटा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो अगर पावर अगर फाइंड आउट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। इन बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, एनर्जी के जो यूनिट है वो जूल है, जो पावर है वो वाट है, और टाइम है बेटा वो सेकेंड है। ठीक है, इससे बना सकते हैं, अगर टी निकालना है तो इन दो को होना चाहिए, पी निकालना है तो ये 2 बात होनी चाहिए, और ई अगर निकालना है हमें तो ये 2 बातें पता होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं बेटा, तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपके घरों में देखते होंगे आप लोग, कुछ चीजें आपके घर होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। जैसे मैंने बोला गीजर का यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पर दिया गया आपके पास टोस्टर दिया गया है, आयरन क्या दिया गया आपके पास, आयरन दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि आप देखेंगे आपके पास केटल है, स्टोव क्या बोलता है, स्टोव है, और वाटर हीटर है। इन सभी का यूज, ये सभी जो आपके पास अप्लायंस होते हैं जो घरों में यूज करते हैं आप, ये सभी क्या होते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। यानी कि हीटिंग इफेक्ट मतलब हम कैसे इधर सर्किट ऑन करेंगे तो क्या होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के कारण ये क्या होंगे, चीजों को गर्म करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है।
तो इसमें हीटिंग इफेक्ट के लिए अगर मैं हीट का फॉर्मूला देखूं तो कितना होता है बेटा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, ठीक है। वेयर आपके पास दिखाया गया है कि H क्या आपके पास, तो हीट एनर्जी है जिसको जूल में मेजर करेंगे। सर I क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट है जिसे एम्पियर में मेजर करेंगे। और T क्या बेटा आपके पास, टाइम है जिसे आप सेकंड में मेजर करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आगे देखते हैं, चलिए। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया यहां पर कहीं ना कहीं हर एक कंसेप्ट को एकदम तरीके से देखा है, रिवीजन के फॉर्म में देखा है। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर तो हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट लेक्चर का भी रिवीजन चाहिए तो आप है ना, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर का भी रिवीजन चाहिए तो बस कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर सेकंड लेक्चर लेकर के आऊंगा। और मैथ्स का अगर आपको देखना ही है बेटा, तो मैथ्स की एक प्लेलिस्ट तैयारी है जिसमें अप्रॉक्स 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन में। केवल 10 मिनट में, 10 मिनट में हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।